हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शंस हैं साविवी एकता, दुर्खिम, प्रतिमान, परिवर्त्य, पार्सन्स, इसके अलावा आत्मदर्पण दर्शन का कूले, फिर है व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आर.के. मर्टन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। साविवी एकता, दुर्खिम, प्रतिमान, परिवर्त्य, पार्सन्स, आत्मदर्पण दर्शन, कूले, व्यक्तिवादी प्रकारवाद, आर.के. मर्टन। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, व्यक्तिवादी प्रकारवाद, आर.के. मर्टन। व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसको बोला जाता है? कौन है? मेलानोव्स्की है, ठीक है, मेलानोव्स्की है। इसके अलावा उन्हें सांस्कृतिक प्रकारवादी या जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी भी कहा जाता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी मेलानोव्स्की को, और उसके अलावा सांस्कृतिक प्रकारवादी या फिर जैव सांस्कृतिक प्रकारवादी भी कहा जाता है। इन्होंने यानी कि मेलानोव्स्की ने ट्रोपलेंड द्वीप समूह पर सहभागी अवलोकन पद्धति से सबसे पहले अध्ययन किया था। ट्रोपलेंड द्वीप समूह पर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इन्होंने समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना था, ठीक है, समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना था। और इन्होंने जो मानव की आवश्यकताएं हैं, मानव की जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, वो ही इनके अध्ययन की केंद्र बिंदु या आधार बिंदु थी, ठीक है। मेलानोव्स्की का जो अध्ययन रहा है उसका जो मुख्य बिंदु रहा है वो मानव की आवश्यकताएं हैं। और इनका क्या कहना था कि जो मानव की आवश्यकताएं होती हैं वो व्यक्ति कौन पूरा करता है? संस्कृति करती है। संस्कृति मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन था, ऐसा कहना मेलानोव्स्की का था। और इस संस्कृति का निर्माण भी मनुष्य ने ही किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। इनके जैसे कि कुछ बुक्स हैं, जैसे कि है द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ठीक है, एक बुक का नाम क्या है? द डायनेमिक्स ऑफ कल्चरल चेंज। इसके अलावा इनकी एक बुक है फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम एंड सिविलाइजेशन, ये हो जाएगी। इसके अलावा अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, एक बुक का नाम क्या है? अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर बुक का नाम है। एक है मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, अदर एसेज, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी मेलानोव्स्की की, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यक्तिवादी प्रकारवादी मेलानोव्स्की को कहा जाता है, मर्टन नहीं है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्न समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज और पूंजीवादी समाज दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, उत्पादन प्रणाली के आधार पर कार्ल मार्क्स ने 4 प्रकार के समाज बताए थे। एक उत्पादन प्रणाली, ये याद रखिएगा, उत्पादन प्रणाली के आधार पर 4 प्रकार बताए समाज के। पहला एशियाई समाज, ठीक है, पहला क्या बताते हैं? एशियाई समाज। सेकंड नंबर पर प्राचीन समाज की बात उन्होंने की है, सेकंड नंबर पर प्राचीन समाज की बात। थर्ड नंबर पर वो सामंतवादी समाज की बात करते हैं। लास्ट में पूंजीवादी समाज की बात करते हैं। ये उत्पादन प्रणाली के आधार पर बात की। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर भी उन्होंने 4 प्रकार के समाज की बात की है, स्वामित्व के आधार पर। अब पहले नंबर पर किसे रखते हैं? आदिम समाज को। सेकेंड नंबर पर प्राचीन समाज को, थर्ड नंबर पर सामंतवादी समाज को, एंड लास्ट में पूंजीवादी समाज को ये रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पहले आदिम समाज, फिर प्राचीन समाज, फिर सामंतवादी समाज और फिर पूंजीवादी समाज की बात की, और ये उन्होंने स्वामित्व के आधार पर बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? आइए देखते हैं।
ऑप्शंस हैं चेतन एवं अचेतन, सहयोग एवं संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, सकारात्मक एवं नकारात्मक। कौन सा सामाजिक नियंत्रण का यहाँ पर स्वरूप नहीं है? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सामाजिक नियंत्रण होता क्या है? ये कैसी एक कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसको बनाए रखा जाता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाता है। और फिचर ने क्या कहा था? फिचर ने कहा था जो सामाजिक नियंत्रण है वो समाजीकरण का ही विस्तार है। किसने कहा था? फिचर ने, कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो समाजीकरण का ही विस्तार है। और सामाजिक नियंत्रण की बात इसके जनक कौन है? E.A. रॉस हैं। ठीक है, E.A. रॉस है इसके जनक। सोशल कंट्रोल कब बात की थी? 1901 में आई थी सोशल कंट्रोल। और इसके जनक कौन है सामाजिक नियंत्रण के? E.A. रॉस है। इन्होंने व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण की बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? तो क्या हो जाएगा? सहयोग और संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सकारात्मक नकारात्मक किम्बॉलियक ने दिया था। ठीक है, लेपियर ने क्या बताया थे सामाजिक नियंत्रण के? सभी आपको बताया जा चुका है। चेतन अचेतन किसने बताए थे नियंत्रण के प्रकार? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसने बताए थे? ये सभी आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा लेपियर ने दो तरह के नियंत्रण की बात की थी। लेपियर ने एक बताया उन्होंने सत्तावादी नियंत्रण, और दूसरा जो उन्होंने बताया लोकतांत्रिक नियंत्रण। ठीक है, सत्तावादी नियंत्रण और लोकतांत्रिक नियंत्रण बताया है। फिचर ने जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण को क्या बताया था कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण का ही क्या है? विस्तार है। और ये दो तरह के नियंत्रण की बात करते हैं फिचर, एक समूह संबंधी नियंत्रण और दूसरा संस्था संबंधी नियंत्रण। संस्था के दो प्रकार बताए, एक समूह संबंधी नियंत्रण और दूसरा संस्था संबंधी नियंत्रण। फिक्टर है एक। ठीक है, फिक्टर इन्होंने तीन तरह बताए हैं, सामाजिक नियंत्रण के तीन प्रकार बताए। एक सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, दूसरा औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण, थर्ड नंबर पर सामूहिक और संस्थात्मक नियंत्रण। ठीक है, तो फिक्टर ने तीन बताए हैं, पहला सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, दूसरा औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण, एंड लास्ट में सामूहिक और संस्थागत नियंत्रण। ये फिक्टर ने बताए हैं। फिचर ने क्या बताया? समूह संबंधी नियंत्रण और संस्था संबंधी नियंत्रण। लेपियर ने क्या बताया? सत्तावादी और लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो ये इन सभी प्रकारों को आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण क्षैतिज गतिशीलता का है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बनना। ऑप्शन बी है पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना। एंड ऑप्शन सी है एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना। एंड लास्ट में है एक पीसीएस अधिकारी का आईएएस अधिकारी नामित होना। क्या हो जाएगा? क्षैतिज गतिशीलता का यहाँ पर कौन सा एक उदाहरण है? सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता यानी कि सोशल मोबिलिटी, इसका जो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की है किसने की है? सोरोकिन ने। ठीक है, किसने की है? सोरोकिन ने की है। इनकी बुक का नाम भी क्या है? सोशल मोबिलिटी है। 1927 में बुक आती है, 1927 में ये बुक आती है। और इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सामाजिक गतिशीलता की बात की है। अब गतिशीलता होता क्या है? जैसे कि बोगार्डस ने कहा है कि जो सामाजिक पद है या सोशल स्टेटस है उसमें कोई भी जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो सामाजिक गतिशीलता है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसे। बोगार्डस ने सामाजिक पद में किसी भी परिवर्तन को, किसी भी होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहा है। ठीक है, बोगार्डस ने सामाजिक पद में किसी भी होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहा है। और जो सामाजिक गतिशीलता है वो व्यक्ति या फिर समूह का, हम ऐसे समझ सकते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर कोई समूह हो, उसका एक स्तर से दूसरे स्तर में जो गमन होता है, जो जाता है, वो ही क्या है? सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। और ये जो सोरोकिन है इन्होंने दो तरह की गतिशीलता की बात की थी।
ठीक है, पहला बताते हैं क्षैतिज गतिशीलता या समस्तरी गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता या समस्तरी गतिशीलता। दूसरा बताते हैं उद्रक या रैखिक गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता में या क्षैतिज या समस्तरी गतिशीलता हम उसे कहें तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति या फिर कोई जो समूह है उसका जो पद है, जो उसकी पोजीशन है वो वही है। चेंज किसमें होता है, स्थान का होता है, प्लेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक जिलाधिकारी का दूसरे जिला में स्थानांतरण, ट्रांसफर जो हो रहा है एक जिले से दूसरे जिले में। तो यहाँ पर पोजीशन वही है, जिलाधिकारी वही है, एक व्यक्ति ही जिलाधिकारी है, उसके पद में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन हो रहा है उसके स्थान का। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्षैतिज या समस्तरीय गतिशीलता। उद्रक या फिर रैखिक जो गतिशीलता है उसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति या समूह है उसके पद में परिवर्तन आ रहा है, पोजीशन में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जैसे कोई टीचर है वो आगे जाकर आईएएस ऑफिसर बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस का चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उद्रक या रैखिक गतिशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई। ऑप्शन है 1975, 1980, 1983 या फिर 1987। भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना कब आरंभ की गई, 1975, 1980, 1983 या फिर 1987। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 1980। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शंस हैं सदरलैंड, मार्शल, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। विचलन जिसको कि हम डेविएंस कहते हैं। ठीक है, विचलन क्या होता है, सामाजिक नियमों या जो समाज अपेक्षा रखता है व्यक्ति से कि व्यक्ति ये व्यवहार इस तरीके से किसी परिस्थिति में करेगा, तो सामाजिक नियमों या फिर अपेक्षाओं के विपरीत जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो व्यवहार ही विचलन कहलाता है। ठीक है, और व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सामाजिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार भी जो करता है यह भी संभव नहीं है। ठीक है, व्यक्ति सभी तरीके की परिस्थितियों में सामाजिक जो हमारे मानदंड है, नियम है, उनके अनुरूप ही व्यवहार करे, यह जरूरी नहीं होता। ठीक है, कभी कभी वो किन्हीं परिस्थितियों के वंश या फिर किन्हीं कारणों से या फिर अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के चलते हुए वो विचलन जो सामाजिक नियम मानदंड है उनके विपरीत व्यवहार करता है, हम जिसको विचलन कहते हैं। और विचलन की कोई सर्वमान्य या सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है कि जो कि हर समाज में लागू हो, क्योंकि समाज अलग अलग है। ठीक है, वहाँ के कल्चर अलग हैं, वहाँ के नियम कानून अलग हैं, तो वहाँ के जब मानदंड मूल्य ये सब अलग होंगे तो एक परिभाषा तो होगी नहीं। ठीक है, और ये समय सापेक्षिक भी अवधारणा है। ठीक है, एक समय में जो व्यवहार है हो सकता है वो विचलन की श्रेणी में आए, हो सकता है किसी समय पर वो विचलन की श्रेणी में ना आए। ठीक है, और ये भी है कि कोई समाज विचलन मुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं किसी भी समाज में विचलन ना देखने को मिलता हो, ये जो विचलनगामी व्यवहार है वो ना देखने को मिलता हो। तो यहाँ पर प्राथमिक और जो द्वितीयक विचलन की बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है या विचलन के दो प्रकार हम कह रहे हैं, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन, ये किसने बात की है। ऑप्शंस में सदरलैंड है, मार्शल है, लेमर्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेमर्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सोशल ऑर्डर नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है समनर, स्मॉल, बियर स्टेट, मैकेवर एंड पेज। द सोशल ऑर्डर, अब ये बुक किसकी है, समनर, स्मॉल, बियर स्टेट, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस में है। द सोशल ऑर्डर किसकी हो जाएगी बुक, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये किसकी हो जाएगी, बियर स्टेट की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है पूर्ण संस्था, गॉफमैन, पूर्व औद्योगिक समाज, सोबर, उत्तर आधुनिक समाज, दुर्खीम, सकेंद्रित जोन सिद्धांत, बर्गेस। बताइए, टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसका है, गॉफमैन का है। पूर्ण संस्था
एक पूर्व संपूर्ण संस्था किसे हम कहते हैं, कोई एक समूह है जिसे संपूर्ण समाज से अलग रखा जाता है, उस समूह के सभी जो सदस्य हैं, सभी व्यक्तियों के जो कार्य है वो एक ही संस्था के द्वारा पूरे किए जाते हैं, इसको भी उन्होंने पूर्व संस्था कहा। इसका उदाहरण वो किसको बताते हैं, जेल, पागलखाना, ये उसके उदाहरण बताते हैं गवर्नमेंट। और यहाँ पर पूर्व औद्योगिक समाज, सोबर, उत्तर आधुनिक समाज, दक्षिण दिया हुआ और सकेंद्रित जोन सिद्धांत बर्गेस ने दिया है। बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। क्या होगा यहाँ पर, उत्तर आधुनिक समाज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न जो सोसाइटी है वो कॉन्सेप्ट किसका है, इसमें कौन आएंगे दुखीम की जगह, डेनियल बेल आएंगे, ठीक है, डेनियल बेल आ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो बुक है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, एक बुक का नाम क्या है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड सेकेंड जो बुक है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, दोनों ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम्स में आती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक को प्रभावित किया है, आइए देखते हैं। ऑप्शन है अनुलोम विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर एकल विवाह। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक को प्रभावित किया है, इनमें से अनुलोम विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर एकल विवाह। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंतर विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अंतर विवाह जिसे एंडोगैमी मैरिज बोला जाता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति या कोई जो व्यक्ति है वो अपनी ही जाति में, अपनी ही कास्ट में मैरिज करता है, विवाह करता है, और हिंदू समाज में जो जाति है, जो जातियां पाई जाती हैं उनमें अंतर विवाह ही देखने को मिलता है। कारण क्या है अंतर विवाह का, इसमें क्यों अंतर विवाह, अपनी ही जाति में लोग विवाह करते हैं, क्यों, एक कारण ये भी है कि जो जातीय एकता है वो बनी रहती है, ठीक है, अपनी ही जाति में विवाह करने से जो जाति एकता है वो बनी रहती है। और इसके अलावा गुरिये, रिजले और जो मजूमदार हैं उनका ये कहना था कि जो अंतर विवाह है उससे जो प्रजाति शुद्धता है, जाति की जो प्रजाति शुद्धता है वो बनी रहती है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अंतर विवाह का जो कारण है कि जाति अपनी ही जाति में, व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है, उसका जो एक कारण है कि प्रजाति शुद्धता बनी रहती है, किसका कहना है, ठीक है, तो गुरिये, रिजले, मजूमदार है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर अंतर विवाह ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग है संस्कृतिकरण, ऐच्छिक समूह, प्रत्यक्षवाद और भूमिका ग्रहण। और जो समाजशास्त्री दिए हुए हैं सैडरसन, श्रीनिवास, मीड, अगस्त कॉम्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। संस्कृतिकरण का की जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है, श्रीनिवास ने दी हुई है। ऐच्छिक समूह किसका है, ये जो समूह के प्रकार बताए थे, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक सैडरसन। प्रत्यक्षवाद की अगस्त कॉम्ट हो जाएंगे, इसके जनक प्रत्यक्षवाद के। और भूमिका ग्रहण की जो अवधारणा है वो मीड ने दी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनका पूरा नाम है, जीएच मीड बोलते हैं ना, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्चरल थीम, जो कल्चरल थीम है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है। ऑप्शंस हैं मॉरिस ओपलर, रूथ बेंटिक, रॉल्फ लिंटन और रॉबर्ट रेडफील्ड। मॉरिस ओपलर, रूथ बेंटिक, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस में है। कल्चर थीम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, कल्चर थीम की अवधारणा किसने दी है, जिसे हम सांस्कृतिक प्रेरणाएं भी बोलते हैं, हिंदी में सांस्कृतिक प्रेरणाएं भी बोला जाता है, उसकी अवधारणाएं किसने दी है। तो क्या होगा यहाँ पर,
मोरिस ओपलर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा का प्रयोग किया है। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत था उसमें किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा का प्रयोग किया है। ऑप्शन है टाइलर, मेलानोव्स्की, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर। टाइलर, मेलानोव्स्की, मैक्स वेबर एंड मैक्स मूलर ऑप्शंस में है। शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा का जो प्रयोग है वो धर्म की उत्पत्ति से रिलेटेड किसने बात की है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा यहाँ पर, टाइलर। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने धर्म का जो उद्भव हुआ है या धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो आत्मा से बताई है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने, टाइलर ने माध्यमिक संबोधन की अवधारणा भी दी थी। माध्यमिक संबोधन आपको पहले भी बताया जा चुका है। प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, काफी बार कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एक इनकी ये भी बुक है, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड भी इनकी ही बुक है। और ये दो तरह की बात करते हैं, दो तरह की आत्माओं की बात करते हैं, एक शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा। जो स्वतंत्र आत्मा है वो जब शरीर खत्म होता है, नष्ट होता है, उसके साथ ही वो जो आत्मा है वो भी खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा टाइलर ने कहा। और जो दूसरी आत्मा है, शरीर आत्मा, ये मृत्यु के बाद, व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी आत्मा क्या होती है, भटकती रहती है इधर उधर, ऐसा कहना टाइलर का है। ठीक है, तो शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा का जो प्रयोग है धर्म की उत्पत्ति के लिए वो टाइलर ने किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये जो बुक है वो किसने लिखी है। विमेन सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है लीला दुबे एंड पॉलिन कोलेंडा, लीला कस्तूरी और लीला दुबे, लीला गुलाटी और लीला कस्तूरी, मीरा देसाई और मैत्री कृष्ण राज। तो क्या हो जाएगा, विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये जो बुक है वो किसकी है। विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा देसाई एंड मैत्री कृष्णा राज। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता यह वक्तव्य दिया गया था, किसके द्वारा। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, वी आई लेनिन और रॉल्फ डेहरेंट्रॉप। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, वी आई लेनिन, रॉल्फ डेहरेंट्रॉप, ये सभी ऑप्शंस में है। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता किसने कहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं वो सभी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं। इसके अलावा जिन्होंने भी, अगर पहले से जो लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने कार्ल मार्क्स का जो वीडियो है, फोल्डर्स में जो वीडियोस मिलेंगे आपको, वो अगर देखा, एक उनमें वीडियो है कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण कथन, तो उसमें जितने भी स्टेटमेंट है मार्क्स ने जो कहे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें भी ये भी कराया गया था कि श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, किसने कहा है। तो कार्ल मार्क्स का है, वहां पर जो महत्वपूर्ण कथन है वो मिल जाएगा आपको उस फोल्डर में। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वर्ग संघर्ष क्या है, जो उन्होंने समाज की संरचना के प्रकार बताए थे कि समाज की संरचना के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की थी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। वर्ग दो तरह के पूंजीपति और जो सर्वहारा वर्ग की बात की थी। वर्ग संघर्ष क्या होता है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग क्या हुआ, क्या क्या है, इस तरीके की। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, ये सभी सारे कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। एंड ये देखना भी जरूरी है क्योंकि कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियर हो
जाएगा आपका, वहां पर एक्सप्लेन किया गया है उन वीडियोस में। इसके अलावा कुछ वीडियोस आपको मिलेगी कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, तो उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन वीडियोस में आपको वहां पर कराया गया है। इसके अलावा जितने भी अभी तक आपके जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, ठीक है, उन सभी में उन सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को उन वीडियोस में भी कराया गया है। तो इससे आप उन वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजले के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्न में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है। रिजले के द्वारा, जो हर्बर्ट रिजले थे, उनके द्वारा भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्न में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन है इंडो आयरन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर्य द्रविड़ियन या फिर मंगोलाइड। प्रजाति की जो बात की है उसमें किस एक प्रजाति की बात इन्होंने इनमें से नहीं की है। तो ऑप्शंस में है इंडो आयरन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर्य द्रविड़ियन या फिर मंगोलाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, हर्बर्ट रिजले की बुक का नाम क्या था, पीपल ऑफ इंडिया। ये 1915 में बुक आती है, पीपल ऑफ इंडिया 1915। ठीक है, 1915 में बुक आती है पीपल ऑफ इंडिया। और हर्बर्ट रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था, भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में बांटा था, जिसमें कि 3 जो प्रजाति थी वो मूल प्रजाति थी और बाकी की जो 4 प्रजाति थी वो मिश्रित प्रजाति थी। जो 3 प्रजाति थी जो कि मूल प्रजाति उसको बताते हैं, इसमें वे द्रविड़ को रखते हैं, ठीक है, मंगोल को रखते हैं और इंडो आयरन को रखते हैं। द्रविड़, मंगोल और इंडो आयरन, ये 3 प्रजातियां मूल प्रजातियां हैं जिनको रिजले बताते हैं। इसके अलावा जो 4 मिश्रित प्रजातियां हैं उसमें मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी। ठीक है, एक बार फिर से सुन लेते हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए। मंगोल द्रविड़, सीथो द्रविड़, आर्य द्रविड़ और तुर्की ईरानी। ठीक है, ये मिश्रित प्रजाति है जो कि रिजले ने बताया। तो टोटल उन्होंने जो 7 भागों में बांटा भारतीय प्रजातियों को वो यही थी। इसके अलावा द्रविड़ को, जो द्रविड़ प्रजाति है, ठीक है, भारत की मूल प्रजाति किसको माना है इन्होंने, द्रविड़ प्रजाति को माना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्बर्ट रिजले ने किस प्रजाति को भारत की मूल प्रजाति माना है, तो द्रविड़ प्रजाति को माना है मूल प्रजाति भारत की। ठीक है, तो यहाँ पर किस एक प्रजाति की बात इन्होंने नहीं की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडो भूमध्य क्षेत्रीय राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर मैचिंग करना है। परिवार दिए हुए एक तरफ सहचर परिवार, अपूर्ण परिवार, पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार, स्वावलंबी एकल परिवार, और एक तरफ है समाजशास्त्री बर्गस एंड लॉक, एएम शाह, मर्डॉक, डीएन मदान। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, देखिए सहचर परिवार की बात बर्गस एंड लॉक ने की थी, अपूर्ण परिवार की बात एएम शाह ने की थी, पितृसत्तात्मक विस्तृत परिवार की बात मदान ने की थी, एंड जो स्वावलंबी एकल परिवार है उसकी बात मर्डॉक ने की थी। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अब ये पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। ऑप्शन है डेविड कूपर, माइकल एडमसन, एमएस गोरे या फिर एएम शाह। डेविड कूपर, माइकल एडमसन, एमएस गोरे या फिर एएम शाह ऑप्शंस में है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज क्या होगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एम एस गोरे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एम एस गोरे ने परिवार के 3 प्रकार बताए थे। एक बताया एकाकी परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा समरेखीय या भ्रातक संयुक्त परिवार। समरेखीय या भ्रातक संयुक्त परिवार, एक हो जाएगा एकाकी परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा हो जाएगा समरेखीय या भ्रातक संयुक्त परिवार। ये एम एस गोरे ने बताए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह कथन है। ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, जॉर्ज रिट्जर। योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, जॉर्ज रिट्जर ऑप्शंस में है। संस्कृतिकरण को जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया किसने कहा है? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, जॉर्ज रिट्जर ऑप्शंस में है। यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनके जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन है, एक बुक का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, आपके काफी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। नेक्स्ट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ये एक बुक है। इसके अलावा इंडियन सोशियोलॉजी भी एक बुक है। फिर नेक्स्ट जो बुक है कल्चर चेंज इन इंडिया, ये एक बुक है। इसके अलावा आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, ये भी योगेंद्र सिंह के बुक्स हैं। इन सभी बुक्स को आपको याद करना है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, नेक्स्ट जो बताइए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजी, नेक्स्ट है कल्चरल चेंज इन इंडिया, फिर लास्ट में आइडियोलॉजी एंड थियोरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। ये बुक्स हैं योगेंद्र सिंह की इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शन है जूलियन स्टीवर्ट, क्लॉड विस्लर, गिडेंस, ऑकबर्न। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, ऑप्शन हैं जूलियन स्टीवर्ट, क्लॉड विस्लर, गिडेंस, ऑकबर्न। बताइए थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज बुक किसकी है? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? जूलियन स्टीवर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवार का कानूनी आधार है, यह तर्क है। ऑप्शंस है न्यू मेयर, लूसी मेयर, प्रोफेसर पीसी खरे या फिर एंजल्स। परिवार का कानूनी आधार है, ये जो तर्क है वो किसका है? न्यू मेयर, लूसी मेयर, प्रोफेसर पीसी खरे, एंजल्स ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या होगा? लूसी मेयर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू सोसाइटी पुस्तक किसकी है? हिंदू सोसाइटी बुक किसकी है? ऑप्शन है मैकेवर एंड पेज, इरावती कार्वे, वेस्टरमा, के.एम. कपाड़िया। मैकेवर एंड पेज, इरावती कार्वे, वेस्टरमा, के.एम. कपाड़िया ऑप्शंस में है। हिंदू सोसाइटी बुक का नाम है, किसकी है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर इरावती कार्वे हो जाएगा।
ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक आता है, पूछा जाता है स्टेटमेंट कि किसने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहा है। ठीक है, तो इरावती कार्वे ने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार कहा है। और जाति व्यवस्था की, ठीक है, जाति व्यवस्था की इन्होंने दो विशेषताएं बताई हैं जाति व्यवस्था की। एक इन्होंने बताया है अंतर्विवाह, और जो दूसरा बताया है इन्होंने वो बताया है जो जातियों में जो परंपरागत व्यवसाय होता है। ठीक है, जातियों में जो परंपरागत व्यवसाय होता है, यानी कि जो उनके दादा कर रहे हैं वही व्यवसाय, वही उनके पिता कर रहे हैं, फिर आगे जाकर बेटा भी वही व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा। तो पहला हो गया अंतर्विवाह, अपनी ही जाति में विवाह, और जो दूसरा है परंपरागत जो व्यवसाय है, इसको जाति व्यवस्था की दो मुख्य विशेषताएं इन्होंने बताया है। इसके अलावा हिंदू सोसाइटी के अलावा इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम क्या है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कार्वे की बुक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ जाते एग्जाम में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाजशास्त्र का विभाजन ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभावशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में किया है। ऑप्शन है राइट, टॉनीस, सीमेल, एलेक, इंकल्स। राइट, टॉनीस, सीमेल, एलेक, इंकल्स ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र का विभाजन ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभावशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में किसने किया है। राइट, टॉनीस, सीमेल, एलेक, इंकल्स ऑप्शंस में है। तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभावशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में समाजशास्त्र का विभाजन करने वाले कौन है, एलेक, इंकल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये एक इनकी बुक भी है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है। व्हाट इज सोशियोलॉजी, एलेक, इंकल्स की बुक का नाम है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतर क्रियाओं के आधार पर होती है, यह कहना है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, सीमेल, बर्गर या फिर जिन्सबर्ग। क्या हो जाएगा, समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतःक्रियाओं के आधार पर होती है, यह कहना किसका है। मैक्स वेबर, सीमेल, बर्गर, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, सीमेल। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सीमेल राइट आंसर हो जाएगा। सीमेल समाजशास्त्र के जो दो संप्रदाय थे, ठीक है, उसमें एक स्वरूपात्मक संप्रदाय था जिसके ये जनक हैं, और इसके अलावा सीमेल प्रकारवादी संघर्षवादी में आता है इनका नाम। प्रकारवादी संघर्षवादी में भी सीमेल का नाम आता है। आपने लुइस पोजर का नाम सुना होगा, सीमेल भी है जो संघर्ष को समाज के लिए आवश्यक मानते हैं। याद रखिएगा, संघर्ष को सीमेल ने समाज के विकास के लिए आवश्यक माना है। प्रकारात्मक संघर्षवादी हैं जॉर्ज सीमेल, और स्वरूपात्मक संप्रदाय के ये जनक भी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मानव जीवन, समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये कथन है। ऑप्शन है किंग्सले डेविस, एंथोनी गिडेंस, पीवी यंग, पीटर एल बर्जर। समाजशास्त्र को मानव जीवन, समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसका कहना है, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
एंथोनी गिडेंस। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंथोनी गिडेंस ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत भी दिया हुआ है। संरचनाकरण का सिद्धांत ये इनका है, एंथोनी गिडेंस का। इसके अलावा इनकी जो बुक्स हैं जैसे कि कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी, बुक का नाम क्या है, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियोरी। इसके अलावा है द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द एडवांस सोसाइटीज। ये इंपॉर्टेंट दो इनकी बुक्स हैं गिडेंस की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेद जो हैं उनके प्रति हम आदर का भाव रखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, नृजाति केंद्रवाद कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे, संस्कृति ग्रहण कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सभी आप लोगों को कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको एक फोल्डर मिलेगा, स्टेटस रोल एंड कल्चर। तो स्टेटस यानी कि परिस्थिति से संबंधित जितनी भी तरीके की जो अवधारणाएं हैं वो अवधारणाएं क्या है, किसकी है, वो वहां पर एक्सप्लेन की गई है। इसके अलावा भूमिका से संबंधित जितने भी तरह की अवधारणाएं हैं, संस्कृति से संबंधित जैसे इसमें सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक ग्रहण क्या है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होता है, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक लय क्या है, इन सभी को वहां पर कराया गया है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी बनते हैं उन क्वेश्चंस को भी वहां पर कराया गया है। जैसे कि ये कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया है, ऐसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी संस्कृतियां क्या होती हैं, अपनी अपनी जगह पर क्या है, बेस्ट है, अच्छी है। किसी भी संस्कृति को जब हम देखते हैं तो उसी संस्कृति के जो मानदंड हैं, जो मूल्य हैं, उन्हीं से हम जब देखने का प्रयास करते हैं तो वो सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाता है। यानी कि सब संस्कृति अपने अपने स्थान पर क्या है, अच्छी है, बेहतर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया, यानी कि नेशनल पार्क। जो ट्राइबल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को नेशनल पार्क का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन से जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, वेरियर एल्विन। जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, वेरियर एल्विन ऑप्शंस में है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है नेशनल पार्क का। इनकी जो एक पॉलिसी थी ट्राइबल्स के डेवलपमेंट, ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए जो पॉलिसीज लाई गई थी, जिसमें कि घुरिये ने भी दिया था, है ना, और एल्विन ने भी दिया था। एल्विन की क्या थी, अलग थलग की नीति थी। ट्राइबल्स जो जहां पर रहते हैं उस एरिया को क्या बोला था उन्होंने कि नेशनल पार्क घोषित कर देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, वेरियर एल्विन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जनजातियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातियों को उन्होंने वनवासी कहा था। आदिम जाति का प्रयोग हट्टन ने किया था। आदिवासियों के जो जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां, उनके लिए जो आदिम जाति शब्द का प्रयोग किसने किया था, हट्टन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी वेरियर एल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग का क्या आधार है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन। तो कौन सा आधार है जिसे भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग का आधार माना गया है, बैकवर्ड क्लास का कौन सा इनमें से आधार है। ये जातियां पिछड़ी हैं, कौन सा है, निर्धनता है, परंपरागत व्यवसाय है, भूमि जोत क्षेत्र है या फिर सामाजिक और जो शैक्षिक पिछड़ापन है ये है। तो क्या होगा यहाँ पर, सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं। ऑप्शन है पार्सन्स, स्मिल्सर, मार्क्स, एफ वॉलेस्टीन। पार्सन्स, स्मिल्सर, मार्क्स, वॉलेस्टीन ऑप्शंस में है। विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और जो विकसित देश है वह अविकसित देशों का शोषण करते हैं, ये किसका कहना है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? वॉल स्टिक। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? शक्ति और प्रतिष्ठा की जो मात्रा है, ठीक है, इसके आधार पर स्टेटस को किसने डिफाइन किया है? स्टेटस यानी परिस्थिति को किसने डिफाइन किया है? लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग या फिर फिचर? लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से स्टेटस एंड अ रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका का व्यवस्थित तरीके से बात की थी लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन इस बुक में। परिस्थिति के दो प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति वो जो व्यक्ति को जन्म से मिल जाती है, और अर्जित परिस्थिति वो जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता से प्राप्त करता है, वो अर्जित परिस्थिति में आएगी। ठीक है, जैसे व्यक्ति टीचर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर बन रहा है, तो ये पढ़ाई करके मेहनत करके अपनी योग्यता के अनुसार वो प्राप्त कर रहा है। और प्रदत्त परिस्थिति, जैसे कि वो व्यक्ति ब्राह्मण जाति का है, तो जो जाति है वो उसे जन्म से मिली है। ठीक है, तो ये प्रदत्त परिस्थिति में आएगा। यहाँ पर शक्ति और प्रतिष्ठा के आधार पर परिस्थिति को किसने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, ये पूछा गया है। तो क्या होगा यहाँ पर? किम्बॉल यंग। ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, किम्बॉल यंग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की इन्होंने बात की हुई है। नेक्स्ट है, लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषकों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता ऑप्शंस में है। या हम नगरवाद के 3 तत्व हम बोल लें। नगरवाद की जो अवधारणा है वो लुईस वर्थ ने दी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा? गतिशीलता। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ही आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।